फिरोज शाह तुगलक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा के लड़के थे। क्या कहते हैं, उन्होंने मंदिरों पे हमला किया था और इनके द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कई ऐसे डिपार्टमेंट बनाए थे लोगों की भलाई के लिए। इन जगहों पे कहा जाता है, जो यहाँ पे मान्यता है और जो सुनने को आता है, यहाँ पे जिनों का डेरा है। बहुत सारे जिन यहाँ पे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दिल्ली के 5वें शहर में। दिल्ली का 5वां शहर जो कि बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस वक्त हम हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर। जानेंगे फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बारे में और कई ऐसे मॉन्यूमेंट जो उस समय बनाए गए थे, जो कि आज भी दिल्ली में प्रेजेंट देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जानेंगे फिरोज शाह तुगलक का इतिहास इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के इतिहास के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा के लड़के थे। और जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठे तो उनको काफी समस्या झेलनी पड़ी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दौर में कुछ ऐसे कानून बनाए थे जो कि सही नहीं थे, जो कि उनके दौर में भी, फिरोज शाह तुगलक के दौर में कानून जो है आगे चलते रहे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी नया कानून लाया, उन्होंने शरीयत कानून लाया। उसके बाद उनका जो राज था वो शरीयत कानून के हिसाब से ही चलता रहा। और शरीयत कानून उन्होंने क्यों लाया? क्योंकि बताया जाता है कि उनकी माँ हिंदू थी और जो उस समय के उलेमा थे उनको विश्वास नहीं था कि ये अपना जो शासन है वो कैसे चलाएगा। तो उन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने शरीयत कानून लाया था। और शरीयत कानून में उन्होंने क्या किया, शरीयत कानून में चित्र बनाने पे उन्होंने बैन लगा दिया था। केवल कुरान की आयतों को जो है दीवारों पर सुंदरता से दिखाने का जो वो है परमिशन दी गई थी। और कहा जाता है जो महिलाएं थी, महिलाओं का मदरसों में और दरगाहों पे जाने पे बैन लग गया था। और सोने जवाहरात की चीजें पहनने पे भी बैन लगाया गया था। और शरीयत कानून के अनुसार इन्होंने 4 तरह के टैक्स लगाए। पर इससे पहले जब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर था उसमें 23 तरह के टैक्स लगा करते थे। तो आप सोच ही सकते हैं 23 तरह के टैक्स भरना कितना मुश्किल होता होगा। 4 तरह के टैक्स इन्होंने कौन से लगाए थे, जिसमें था जजिया टैक्स, खराज, जकात, खमस। ये 4 टैक्स उन्होंने अपने दौर में जो है लगाए, पिछले 23 टैक्स को खत्म करके। और उलेमाओं को खुश करने के लिए उन्होंने कई काम किए, जिसमें से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मंदिरों पे हमला किया था। इन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे अटैक किया और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पे अटैक किया। और ये सब काम इन्होंने क्यों किए? सिर्फ और सिर्फ उलेमाओं को खुश करने के लिए। तो इन्होंने उलेमाओं को खुश करने के लिए काफ़ी काम भी किए। और साथ ही साथ इसी बात का ध्यान रखा कि उलेमा जो है उनके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए उनको कभी जो उनकी राजनीति थी, जो उनके शासन की राजनीति, कभी उनको उसके अंदर घुसने नहीं दिया, कभी उनका जो है दबदबा वहाँ पर बनने नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने उलेमाओं को राजनीति से दूर रखा। और इन्होंने अपने कार्यकाल में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया और साथ ही साथ हिंदू मंदिर में पूजा करने पर पाबंदी लगा दी। और उलेमाओं को खुश करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे काफ़ी लोग इनसे नाराज हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों पर टैक्स लगा दी। ब्राह्मणों को टैक्स लगाने पर जो भी ब्राह्मण थे और वहाँ के जो हिंदू वर्ग थे वो इनसे बिल्कुल नाराज हो गए थे, इनके अगेंस्ट हो गए थे। इससे पहले भी जब शासन था तब कोई ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगा। उसका भी एक रीज़न था, उसकी वजह थी, क्योंकि उस वक्त जो शासन था वो जो भी उनके शासन के अंदर लोग थे, हर वर्ग को वो साथ में रखते थे ताकि उनका शासन बना रहे। और ब्राह्मण जो थे हिंदुओं में जो है पूजनीय मान जाते, सबसे ऊपर मान जाते थे। अगर वो ब्राह्मणों को परेशान करते, उनके ऊपर टैक्स लगाते, तो जो हिंदू वर्ग था, हिंदू वर्ग भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, वो शासन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता, उनके विरोध में विरोध करता। तो इसलिए इससे पहले वाले शासन में उन पर टैक्स नहीं लगाएगा। पर जब इन्होंने टैक्स लगाया ये इनके अगेंस्ट पड़ा और धीरे धीरे जो इनके शासन में इसका जो है गुस्सा, या आप कह सकते हैं जो इसका इफेक्ट हुआ लोगों के दिमाग में जो गुस्सा भरा, वो धीरे धीरे दिखने लगा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए एक और कार्य के बारे में बात करते हैं। उस दौर में इक्का कानून होता था जो कि पहले से चलता आ रहा था। उसमें पहले क्या होता था, जो इक्का कानून था उसमें सैनिक को जमीन दी जाती, जब वो भर्ती होता था उसको जमीन दी जाती थी राज्य की तरफ से, वहाँ के राजा की तरफ से जमीन उसके पास रहती थी जब तक वो सेना में कार्यरत है, सेना में कार्य कर रहा है। और जैसे ही वो अगर वो सेना छोड़ता है या वो मर जाता है तो जमीन जो है राजा के पास वापस आएगी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें बदलाव किया। इन्होंने क्या किया, जब सैनिक को जमीन दी जाती थी तो हमेशा के लिए उसके नाम करती, चाहे वो मर जाए तब भी जमीन उसके नाम ही रहती थी, उसके बच्चों के नाम हो जाती थी, जिससे कि यहाँ के राज्य की जमीन धीरे धीरे कम होने लगी और प्रजा के अंदर इनके खिलाफ बहुत नाराजगी बैठ गई। और एक और चीज़ इन्होंने की, इन्होंने सेना की अनुवांशिकता की। उसमें क्या होता था कि सेना में सबको भर्ती किया जाता था, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता था, कोई उसमें चेकिंग नहीं की जाती कि उसको सेना में भर्ती करने लायक है नहीं, उसको किस तरह का लड़ना भी आता है, तलवारबाजी आती है नहीं आती। वो हर किसी को सेना में भर्ती कर लेते जो भी सेना में भर्ती होने के लिए आता था। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सेना में जा रहे हैं और आपको लड़ना नहीं आता, तो जो आप सेना का हिस्सा बन रहे हैं, जो लड़ सकते हैं, किस तरह आप उन लड़ने वालों को भी पीछे से कमज़ोर करते हैं। क्योंकि आगे के 10 को लड़ना आता है, पीछे के 5 को लड़ना नहीं आता। तो 10 ताकतवर है, 5 वीक है, तो जो अपोजिट सेना होगी तो जाहिर सी बात है वो उन 5 को पहले पकड़ेगी जिसको लड़ना नहीं आता। जिसकी वजह से आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते, सेना एक तरह से धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। और एक और जो इन्होंने नियम लाया जिसमें था दाग कानून, जैसे दाग कानून इन्होंने हटा दिया था।
दाग कानून में क्या था, जो भी घोड़े होते थे उनके, जो सेना के काम आते थे, जो सेना यूज करती थी घोड़ों में, दाग लगाया जाता था, उनको मार्क लगाया जाता था कि ये सेना का ही घोड़ा है। वो मार्क क्यों लगाया था, क्योंकि सेना का घोड़ा अलग से ट्रेन किया जाता था युद्ध के लिए, और उसको ऐसा बनाया जाता था ताकि वो युद्ध में लड़ता रहे और उसका जो है आगे वो जीत में काम आए। पर इन्होंने दाग प्रथा हटा दी, जिससे क्या हुआ, कोई भी घोड़ा, किसी भी तरह का घोड़ा सेना में आ सकता था। और उसमें ये भी नहीं था ये घोड़ा अगर सेना से बाहर भी जाता है तब भी पता नहीं चलता ये घोड़ा सेना का है या किसी आम लोगों का है। अब वही बात हुई कि सेना में अनट्रेंड लोग, सेना में अनट्रेंड घोड़े आ गए, जिससे कि सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी, जो कि जिसका इफेक्ट इनको आगे जाके जो है इनके शासन में पड़ा। और इनका एक ऐसा कार्य था जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। क्या होता था, जो नीचे के लोग थे, जैसे नीचे का सैनिक हो गया, जो उससे ऊपर का सेनापति होता था, उनसे कुछ काम कराना होता था तो उनके पास जाते थे, पर वो काम काम नहीं करते थे। काम के एवज में उनसे पैसे मांगते थे कि आप हमें पैसे दीजिए तभी हम आपका काम करेंगे। तो जब वहाँ के नीचे के जो सैनिक थे और भी जो वहाँ पे राज्य में कार्य करते थे, राजा के पास कंप्लेंट लेके जाते थे, तो उनकी कंप्लेंट सुनते थे और जो वो डिसीजन देते थे वो कुछ ऐसा था जो आपको सुन के भी हंसी आएगी। वो क्या करते थे, उसको उल्टा पैसे देते थे कि जाओ तुम मेरी तरफ से पैसे ले जाओ और उसको दे दो और अपना काम करा लो, जिससे आप टेक्निकली देखा जाए भ्रष्टाचार जो रुका नहीं है, वो राजा की तरफ से एक फ्लो होता गया और भ्रष्टाचार धीरे धीरे और बढ़ता रहा। और इनके द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कई ऐसे डिपार्टमेंट बनाए थे लोगों की भलाई के लिए, जिसमें एक था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में क्या होता था, जो भी गरीब लड़कियां होती थी उनकी ये मदद करते थे उनकी शादियों के लिए। और इन्होंने दीवाने इश्तेहार बनाए जिसमें जो वृद्ध लोग होते थे, जो मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उनको पेंशन दी जाती थी जिससे वो अपना जीवन चला सकते। और इन्होंने दारुल शिफा बनाया। दारुल शिफा इन्होंने अस्पताल बनाए। अस्पताल में अब समझ सकते हैं, अस्पताल में लोगों का इलाज किया था, जो बीमार होते थे या जिनको किस तरह की चोट या वो तकलीफ होती थी, वहाँ पे उनका इलाज किया जाता था बिना किसी पैसों के। और दीवाने बंद का क्या था, दीवाने बंद का एक दास विभाग था जिसमें 1,80,000 गुलाम थे इनके पास। उनसे ही क्या करते थे, उनको एक काम दिया करते, जैसे कभी किले का काम हुआ या किसी कारखाना में काम दिया करते, जिनसे उनका भी रोजगार चला करता था। और उन्होंने कई सराय और कुओं का निर्माण करवाया था, नहरों का भी निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। और जो पुरानी इमारतें थी, पुराने दौर की इमारतें थी जो इनके राज में आ गई थी, उनको भी इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराया, उनको अच्छे से बनाया इन्होंने। और उनमें से कुतुब मीनार भी है। कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी वो इन्होंने ही बनवाई थी, जो आप जाके देख सकते हैं कुतुब मीनार का जो आप स्ट्रक्चर है। और उन्होंने अपने दौर में कई मॉन्यूमेंट्स का भी निर्माण किया था, जो कि प्रेजेंटली आज दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से खाने जहाँ तेलगानी का मकबरा, जामी मस्जिद जो फिरोजशाह कोटला फोर्ट है उसके अंदर ही देखने को मिल जाती है। खिड़की मस्जिद भी है। खिड़की मस्जिद की हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, एक अलग से ही खिड़की मस्जिद की हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। फिरोजशाह कोटला फोर्ट का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। फिरोजशाह कोटला फोर्ट जिस जगह पे अभी हम बैठे होते हैं, फिरोजशाह कोटला फोर्ट ही है। और साथ ही साथ उनको शिकार का भी शौक था और उन्होंने कई शिकारगाह का भी निर्माण किया था, जिनमें से एक माचा महल है और भूली बिटारी जो है इस समय करोल बाग में मौजूद है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और उन्होंने 4 शहरों का और निर्माण किया था। फिरोजशाह कोटला के अलावा उन्होंने 4 शहर और बनवाए थे, जिनमें से फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर जो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था, और फैजाबाद। ये 4 शहर जो है फिरोजशाह तुगलक ने जिनका निर्माण किया था। तो ये है दोस्तों अशोक की लाट, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट के राजा अशोक ने करवाया था। हरियाणा के तोबर जिले में इसका निर्माण करवाया था। और फिरोजशाह तुगलक इसको वहाँ से यहाँ लेके आए थे, यहाँ पे इसको स्थापित कर दिया था। तो कहते जब इसको लाया गया था ये इतना भारी था कि इसको जब बैलगाड़ी में रखा गया तो उस बैलगाड़ी में बैल की जगह हाथियों को लगाना पड़ा इसको खींचने के लिए, ताकि यहाँ तक पहुँच सके। और इसमें ये वैसा ही है जैसे अशोक स्तंभ हम देखते हैं कुतुब मीनार के अंदर, उस पर भी कुछ जो लिपि लिखी गई है, ऐसी लिपि इसके अंदर भी लिखी हुई है। पर अभी आज प्रेजेंट टाइम में वो देखने को नहीं मिलती, बहुत कम ही, अगर आप ध्यान से देखें शायद आपको देखने को मिल जाए। और उस टाइम पे जब इसको यहाँ पे लगाया गया था, तो जब सुबह की रोशनी यहाँ पे पड़ती थी सूरज की, तो वो लिपि जो है यहाँ पे देखने को मिलती थी। और यही है इस अशोक स्तंभ के बारे में। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं और यहाँ पे क्या है और फिरोजशाह कोटला में देखने के लिए। तो ये जो भी आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका निर्माण कहा जाता है शाही औरतों के लिए किया गया था, ताकि औरतें जो है यहाँ के नमाज पढ़ सके। और कहा जाता है जब तैमूर यहाँ पे आया था उसने भी यहाँ पे नमाज पढ़ी थी और वो बहुत खुश हो गया था, और ये मस्जिद भी उसको बहुत पसंद आई थी, तो उसने वहाँ पे वापस जाके समरकंद में ही ऐसी मस्जिद का निर्माण किया था। तो अब बात करते हैं फिरोजशाह कोटला फोर्ट के बारे में। फिरोजशाह तुगलक ने इसका निर्माण क्यों कराया था, क्योंकि इससे पहले के जो फोर्ट थे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था तुगलकाबाद, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण किया था। उन फोर्ट में परेशानी क्या थी कि वो फोर्ट जो थोड़ी पहाड़ी पे थे, थोड़ी ऊंचाई पे थे,
तो उन जगह पे हमेशा पानी की दिक्कत रहती थी, वहाँ पे पानी ठीक से आ नहीं पाता था या पानी की कोई सोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो उस जगह उस समस्या को ख़त्म करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट का निर्माण किया, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और अगर आप समझे थोड़ा तो ये बिल्कुल यमुना के किनारे ही पड़ता है, जिससे यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। बाकी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स है देखने के लिए। तो अभी जो आप ये बावली देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर ये इकलौती ऐसी बावली है, बाकी फोर्ट से अगर कंपेयर करें यही बावली है जो गोल आकार में है। अभी प्रेजेंटली इसके अंदर तो नहीं जा सकते, पर कुछ टाइम पहले इसके अंदर जा सकते, अंदर से भी देख सकते थे, पर अभी बाहर से सारा बंद कर दिया गया है। उसके पीछे ही देखने को मिलता है जो अशोक की लाट है, उसके नीचे जो जगह देखने को मिलती है वो कहा जाता है एक टाइम पे जगह थी, वो लोगों के रुकने के लिए जगह थी, जो कि सैनिक हुआ करते थे या जो भी राज्य के में जो लोग काम करते हैं उनके रुकने की जगह ये बताई जाती है। अभी तो यहाँ पे जो है सारा बंद कर दिया गया, अंदर भी नहीं जा सकते। बाकी इसके पीछे की एक और बात है जो आज कल हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था इस जगह के बारे में जहाँ पे अशोक की लाट है, इसके नीचे और जो मस्जिद है, मस्जिद के नीचे भी जगह है। इन जगहों पे कहा जाता है, जो यहाँ पे मान्यता है और जो सुनने को आता है, यहाँ पे जिनों का डेरा है, बहुत सारे जिन यहाँ पे रहते हैं। और कई बार लोगों के द्वारा भी सुना जाता है और लोग कहते भी हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं अपनी जो उनके कुछ ऐसे काम होते हैं जो उनके हो नहीं रहे होते, तो यहाँ पे आके वो जिनों से बात करते हैं। तो इसमें जो उनकी मान्यता है कि वो जिन से अपनी बात करेंगे और जिन जो है उनका काम कर देगा, ऐसा कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं उनके काम ऐसे हुए भी है। तो उसी मान्यता के फैलते फैलते और लोग भी यहाँ पे आते हैं। अगर आप ऐसा यहाँ पे देखना चाहें तो अगर आप थर्सडे को यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, कई लोग यहाँ पे होंगे, जिससे कि आप जो यहाँ का ओरा होगा, जो यहाँ पे मानते हैं जिनों के बारे में, वो आप महसूस कर सकते हैं कि कितने लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप आके देखते हैं जो जगह है अशोक की लाट और मस्जिद के नीचे जो जगह है, पहले तो ही खुली हुई थी, इसके अंदर जा सकते, अभी नहीं जा सकते। पर अगर इसके अंदर आप बाहर से भी देखेंगे आपको थोड़ा अंधेरा सा दिखेगा, पर जो अगर आप देखेंगे, मैंने भी देखने की कोशिश करी, कुछ अंधेरे में भी अगर आप थोड़ी देर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे रियलाइज़ होना शुरू होता है, कुछ ऐसी एनर्जी वहाँ पे आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात थी यहाँ के जिनों के बारे में, जो यहाँ की मान्यता थी। और कई बार यहाँ पे कहा भी गया है, कई लोगों से सुना गया है कि सफ़ेद कपड़ों में यहाँ पे कोई आदमी जैसे घूमते हुए दिखा है, एक पल को दिखा और जैसे ही मुड़ के दोबारा देखने की कोशिश करी तो वो गायब हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार ऐसा जो किस्सा है कईयों के साथ हो चुका है। यहाँ के जो कहानी है यहाँ के जिनों के बारे में, जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, जो आपने कई वीडियोस में, कई यूट्यूब वीडियोस में देखी होंगी। हालांकि इस बात का हम कोई ऐसे श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ऐसा है ही है, क्योंकि हम इसके बारे में जो बातें हमने सुनी है उसी के थ्रू आपको हम बता रहे हैं। जो मान्यता है, जो लोग मानते हैं वो उस बात को पूरी तरह मानते हैं, जो नहीं मानते उस बात को बिल्कुल खारिज कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो दिल्ली के 5वें शहर के ऊपर, फिरोज शाह कोटले के ऊपर। हमने फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बारे में आपको जानकारी दी, उसके बारे में दिखाया, और फिरोज शाह तुगलक का इतिहास का वो भी हमने आपको बताया। इसके बाद हम कवर करेंगे दिल्ली का 6ठा शहर अगली वीडियो में। अगर आप इस जगह आना चाहें यहाँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा दिल्ली गेट। और टिकट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। 20 से 25 रुपये की टिकट है जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद सकते हैं। सुबह जो एंट्री टाइम है वो सुबह 9 बजे तक है, आप 9 बजे से एंट्री कर सकते हो, शाम को 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो हमसे इस जगह के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई कहानी जुड़ी हुई है यहाँ इस जगह को लेकर, वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं।